जिनने फ़ोन बनाया है वो कहते हैं कि 2 साल तक बच्चे को बिल्कुल भी फ़ोन नहीं देना चाहिए। माँ बाप बहन भाइयों खानदान के लोगों के साथ गुजरना चाहिए है, फिजिकल एक्टिविटीज़ में गुजरना चाहिए, क्योंकि छोटा बच्चा 2 साल का 3 साल का ये तय नहीं कर पाता कि उसके लिए क्या सही है या क्या गलत है। कोशिश की जानी चाहिए कि डांटा ना चाहे, मार तो बिल्कुल भी निकाल दें आप, मार का सवाल ही नहीं पैदा होता। ओके। सिर्फ आपने अपनी बात मनवानी है। जब हम बच्चे को स्क्रीन टाइम देते हैं तो उसमें एक अदम बर्दाश्त पैदा होती है, ये पहली बात हुई। दूसरी बात ये हो कि उसमें जिद बहुत ज़्यादा आ जाती है, हर चीज़ पर अड़ गया तो अड़ गया। तीसरी बात ये आ जाती है कि वो आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी से बहुत दूर चला जाता है। लेकिन अगर आप खुद 6 घंटे मोबाइल पे गुजार रही हैं तो फिर ये चीज़ बहुत मुश्किल हो जाएगी। जो रिसर्चर्स हैं वो कहते हैं कि 3 महीने से आप बच्चे को किताब का इंट्रोडक्शन कराएं, उसके नई चीज़ सीखने के जो मराहिल है या उसका शौक़ है हम उसको ख़त्म कर रहे हैं। उससे आपकी बॉडी में बहुत सारी तब्दीलियाँ आती हैं, जिसमें कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है। बच्चे मुझे लगता है सबसे कीमती एहसासा होते हैं किसी भी कौम का, तो उन पे तो कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम। अनफॉल्ड पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आतिका शेख एंड वेलकम टू ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ आवर पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट एक अहम टॉपिक पर होने वाला है, क्योंकि आज हम एक सेंसिटिव इशू पर बात करने वाले हैं, बच्चों पर। और ये माओं के लिए बहुत स्पेशल होने वाला है कि बच्चों की तरबियत किस तरह से की जाए। इसके लिए हमने स्टूडियो में मदऊ किया है मिस सबाहत नरीन को, जो कि स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हैं और AVT स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस सबाहत। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए। Thank you so much. ये बहुत अहम टॉपिक है और पेरेंट्स की आगाही के लिए मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। मिस सबाहत, मुझे ये बताइएगा सबसे पहले कि जो माएँ बच्चों की परवरिश करना चाहती हैं और एक अच्छे वे में करना चाहती हैं, तो वो किस तरह से की जाए अच्छी परवरिश बच्चों की? बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए सबसे अहम जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वो ये है कि हर चीज़ बैलेंस वे में की जाए, हर चीज़ में तवाज़ुन बरकरार रखा जाए, बच्चे की बेजा ज़िद ना मानी जाए या बच्चे को बेजा रोका टोका ना जाए। लिमिटेशंस तय करनी होंगी कि कौन सी चीज़ें बच्चे के लिए फ़ायदेमंद है वो हम उनको मुहैया करें और कौन सी चीज़ें उनके लिए ख़तरनाक साबित हो सकती हैं और उन चीज़ों के से उनको रोका जाए। कोशिश की जानी चाहिए कि डांटा ना चाहे, मार तो बिल्कुल भी निकाल दें आप, मार का अच्छा। सवाल ही नहीं पैदा होता। ओके। सिर्फ आपने अपनी बात मनवानी है। बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा जिद करके थोड़ी देर रो लेगा और जैसे ही उसको वो चीज़ नहीं मिलेगी 1 मरतबा 2 मरतबा, वो समझ जाएगा कि मेरे रोने से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है और एग्जैक्टली। थोड़ी जिद छोड़ देगा। लेकिन अगर उसको थोड़ी सी रोने पे या चीज़ें फेंकने पे वली चीज़ दे दी जाती है तो फिर वो अपनी जिद पक्की कर लेता है। उसको पता है कि थोड़ा सा और रो लूँगा या थोड़ी सी टांगें और मार लूँगा, ये चीज़ें फेंक दूँगा तो मेरी मर्ज़ी की चीज़ मुझे मिल मिल जाएगी। तो अगर वो मिल जानी है तो ज़ाहिर है हम उसकी ज़िद को पक्का कर लें। तो ये तय कर लेना चाहिए कि हमारी ये हदूद क्या है, हमने बच्चे को क्या चीज़ मुहैया करनी है, किस चीज़ पे रोकना है और जब रोकना है तो उस फैसले पे कायम रहना है। अच्छा मिस सबाहत, ये तो आपने बहुत अच्छा सा बता दिया, लेकिन मुझे ये बताइएगा, क्या मोबाइल फ़ोन बच्चे को देना ज़रूरी है? पहली बात ये है कि जिनने फ़ोन बनाया है वो कहते हैं कि 2 साल तक बच्चे को बिल्कुल भी फ़ोन नहीं देना चाहिए। चाहे वो फ़ोन पे देख रहा है, चाहे वो टीवी पे देख रहा है, चाहे वो टैब पे देख रहा है। ओके। इसको हम एक आम ज़बान में स्क्रीन टाइम बोलते हैं। चाहे वो किसी चीज़ में भी है, 2 साल तक की उम्र के लिए सिफ़र टाइम होना चाहिए। ओके। ये उसके माँ-बाप, बहन-भाइयों, खानदान के लोगों के साथ गुज़रना चाहिए, है फिज़िकल एक्टिविटीज़ में गुज़रना चाहिए। बच्चे का दिमाग बहुत तेज़ी से बड़ा हो रहा होता है, एग्जैक्टली। ये चीज़ें सीख रहा होता है और जो मोबाइल है उसमें सीखने का अमल बहुत महदूद हो जाता है। ख़ास तौर पे उम्र के पहले 2 सालों में मोबाइल कोई भी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा सिखा नहीं सकता। दूसरी बात ये है कि जब बच्चा मोबाइल देखने बैठता है तो वो उसके अंदर इतना खो जाता है कि वो बाहर की दुनिया से बिल्कुल लाताल्लुक हो जाता है, जो कि उसकी ज़बान सीखने, बोलने, समझने में बहुत ज़्यादा बड़ी रुकावट का सबब बना है। अच्छा, क्या वाक़ई में जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, जैसे हम टेलीविज़न हो गया, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, उससे बच्चा देर से बोलता है? जी, बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उसमें बच्चा एक हकीकी ज़िंदगी से बहुत दूर चला जाता है। जहाँ पे उसकी मर्ज़ी की चीज़ ख़त्म होती है या दिलचस्पी ख़त्म होती है, वो फ़ौरन से अपने टच से उसको चेंज करता है। ये चीज़ बच्चे में अदम बर्दाश्त पैदा करती है कि जो चीज़ मुझे पसंद नहीं है, मैं उसको हटा दूँगा। जबकि हकीकी ज़िंदगी में ये चीज़ मुमकिन नहीं होती। हमें नापसंदीदा चीज़ों के साथ भी रहना पड़ता है और नापसंदीदा चीज़ का मतलब ये नहीं होता वो बुरी है। नापसंदीदा चीज़ बहुत बार अच्छी भी होती है, लेकिन
इस अमल से हमारे ज़हन के अंदर बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है। ख़ास तौर पे जो बहुत छोटे ज़हन हैं, जो अभी बड़े हो रहे हैं, उनमें ये बर्दाश्त की समझ ही ख़त्म हो जाती है कि कोई चीज़ ऐसी भी हो सकती है जो उनकी मर्ज़ी के खिलाफ। हाँ, क्योंकि छोटा बच्चा 2 साल का, 3 साल का ये तय नहीं कर पाता कि उसके लिए क्या सही है या क्या गलत है। वो चाहता है कि जो मुझे पसंद है सिर्फ़ वही चीज़ हो। तो मोबाइल इस हवाले से बच्चे की बिहेवियर पे बहुत मनफ़ी असर डालती है। ओके, मिस अबा, सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चे की तरबियत पर। जैसे एक माँ बच्चे को कंसीव करती है, प्रेग्नेंट होती है। कहा जाता है कि जब माँ प्रेग्नेंट होती है, बच्चा हर चीज़ ऑब्जर्व कर रहा होता है, सुन रहा होता है, और तभी बच्चे को सारी चीज़ों का पता चल रहा होता है। तभी बच्चा, कहते हैं ना कि बच्चा नहीं सुनता, बच्चा कुछ नहीं समझता। इवन यहाँ तक कि माएँ लड़ भी रही होती हैं जब बच्चा पेट में होता है। तो क्या ये बात वाक़ई में सच है? बच्चा सारी चीज़ें समझ रहा होता है? जी, बिल्कुल ऐसे ही है। हम जो जिस उम्र में हम हैं, हमारी समझ का ताल्लुक मुख्तलिफ होता है। हुँ, लेकिन अगर हम ये कहें बच्चा पैदा होने से पहले कुछ महसूस नहीं कर पाता हुँ, या बाहर कुछ भी हो रहा है, उसका असर उसके ज़हन पे या उसके जिस्म पे नहीं पड़ता, तो ये बिल्कुल गलत है। हुँ, बच्चा सुन भी रहा होता है, ख़ास तौर पे माँ के पेट में 5 से 7वें महीने में बच्चा बाहर की आवाज़ें सुनना शुरू कर देता है कि इसमें वो आवाज़ें क्लियर नहीं होती पर मध्यम आवाज़ें होती हैं, लेकिन उनके दिमाग सुनने की तरफ मुतवज्जह होना शुरू हो जाती हुँ, है। तो इस उम्र में अमूमन कहा जाता है कि माँओं को कहा जाता है कि वो ऊँची आवाज़ में तिलावत करे ताकि बच्चा भी उस आवाज़ को सुने के सरजत वो सुनने से पहले ही कुरान पाक की तिलावत सुन रहा है तो ज़ाहिर है उस पे उसके दिमाग पे कितना अच्छा असर होगा। जब हम बच्चा पैदा होती है उसके कान में अज़ान क्यों दी जाती है, ठीक हुँ, है? हम सब मुसलमान हैं और हम इस अहमियत को बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर देखिए तो हमारा मज़हब ही हमारी किस तरह से रहनुमाई कर रहा है। बच्चा पैदा होने से पहले हम किस तरह से अपनी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं या बच्चे की तरबियत में कैसे हिस्सा ले सकते हैं या उसको बेहतर बना बेहतर बना सकते हैं। ओके, एग्ज़ैक्टली। जैसे कहते हैं ना कि माँ को इतना पॉज़िटिव रहना चाहिए, इवन यहाँ तक कि उसकी एक्टिविटीज़ नहीं, उसके दिमाग में जो भी चल रहा है, वो सारी चीज़ें भी वो सुन रहा होता है। जैसे अभी अभी आपने बैक कैमरा मुझे एक चीज़ बताई कि माँ का पॉज़िटिव रहना, माँ का रिलैक्स रहना बच्चे पे किस तरह से असरअंदाज़ होता है। अल्लाह ताला की मर्ज़ी से अगर तख्लीक का हक़ किसी को दिया गया है तो वो माँ है। पर साजिए अल्लाह ताला ने अपनी कितनी खूबसूरत को भी माँ में डाली है क्योंकि अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं होता। लेकिन अल्लाह ने ही माँ को समझे चूज़ किया है इस काम के लिए। तो सोचिए माँ का रुतबा क्यों बुलंद रखा गया इसीलिए कि उस वो जो कर रही होती है, वो जो महसूस कर रही होती है, उसका बहुत गहरा असर पैदाइश से पहले भी बच्चे पे पड़ता है और पैदाइश के बाद भी पड़ता है। इसीलिए जो माएँ खुश होती हैं, जिनकी खुराक अच्छी होती है, जो ज़िंदगी के बारे में मस्बत रवैया रखती हैं, उनके बच्चे सेहतमंद पैदा होते हैं और ज़िंदगी की तरफ ज़्यादा बेहतर माइल होते हैं। बहुत बार हमने ये भी सुना है, कुछ माएँ कहती हैं कि हमने ये सारी चीज़ें की, उसके बावजूद बच्चों में कहीं न कहीं कोई मसला आ गया। लेकिन आप ये सोचिए, अगर वो ये सब कुछ नहीं कर रही होती, तो नहीं मालूम कितना बड़ा मसला हो सकता। जो होते-होते यहाँ तक आ पाते। यानी कम हो गया, इन चीज़ों ने उसको इम्प्रूव किया। तो इस चीज़ से हम बिल्कुल लाताल्लुक़ नहीं रह सकते, इवन रिसर्च भी ये साबित करती है कि माँ की खुराक हो जाए, माँ का मस्बत रवैया हो जाए, या माँ की ज़हनी सलाहियत हो जाए, इन सारी चीज़ों का असर पैदा होने वाले बच्चे पे भी पड़ता है और जब वो बच्चा पैदा हो जाता है, उसकी परवरिश पे भी इसका असर बहुत गहरा होता है। ओके, मतलब कि एक माँ को इतना पॉजिटिव रहना चाहिए अपने बच्चे के लिए, क्योंकि एक वो एक जान को, नन्ही सी जान को वो एक जन्म दे रही है, और उसकी जो मेंटल हेल्थ है, फिजिकली तौर पर भी और मेंटली तौर पे भी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो जब पैदा हो तो उसको पता हो सारी चीज़ों का, इतना वो सहमा हुआ ना हो। जी, बिल्कुल, क्योंकि अल्लाह ताला ने आप ये सोचिए कि इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, ठीक है ना? अशरफुल मखलूक़ात सिर्फ़ पैदा होके नहीं बन जाता, उसकी तरबियत कई सबयार होते हैं। अब आप देखेंगे बहुत सारे लोग ज़िंदगी में बहुत बुरे काम भी करते हैं, बिल्कुल वो कि अशरफुल मखलूक़ात वो भी हैं, लेकिन इंसान अशरफुल मखलूक़ात अपने अमल से बनता है, ठीक है? तो यहाँ पे हमें ये समझना चाहिए इस अमल की बुनियाद जैसे ये बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है, वहाँ से शुरू होती है और वो सफ़र जारी रहता है जब वो पैदा होता है और फिर वो अपनी उम्र की मुख्तलिफ मनाज़िल तय करता हुआ एक अडल्ट या एक नौजवान बनता है। वहाँ तक जाके ये सारा अमल मुकम्मल होता है। एग्जैक्टली। अच्छा, मेरे से बात ये बताइएगा कि बच्चे को स्क्रीन टाइम कितना देना चाहिए? पहली बात तो ये तय होगी 2 साल से पहले ज़ीरो है। आप ज़ीरो
में जितना ये ये तो फिर करते से ये अब माँग पे है। लेकिन ये आप ना बहुत वो कह रही हैं कि पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। इसमें ये है कि ये मेरी पर्सनल ओपिनियन नहीं है, ये हुँ, रिसर्च बेस्ड है और ओके, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। ठीक है? ओके। तो 2 साल से पहले नहीं होना चाहिए या ज़ीरो स्क्रीन टाइम होना चाहिए, 2 साल के बाद आप 45 मिनट से शुरू कर सकते हैं, पर अगेन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इवन कि बड़ों के लिए भी हाँ, स्क्रीन टाइम ये नहीं कि अगर कोई कंप्यूटर पे काम करता है बंदा, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। ओके। वो बंदा जिसका कंप्यूटर पे काम नहीं, वो मैं सारा दिन स्क्रॉल कर रहा है और रील्स बैठ के देख रहा है या ऐसी अनप्रोडक्टिव चीज़ें देख रहा है, तो उसमें उसके दिमाग के सोचने की सलाहियत कम होती चली जाती है। उसे बहुत सारे जिनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फिर मसाइल पेश आने लगते हैं, उसमें अदम बर्दाश्त आने लगती है, उसमें डिप्रेशन पैदा होने लग जाता है। मतलब आपने तो नो ही कर दिया है और आपने कहा है कि नहीं। और आजकल हम देखते हैं कि बच्चा भी पैदा ही होता है और 6-7 माह में उसको बोलना नहीं आता, लेकिन उसको स्क्रीन टच करना, यूज़ करना आता है। और आपने जिस तरह बताया ये कितना हार्मफुल हो सकता है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या आ सकते हैं बच्चे के लिए? सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है वो अदम बर्दाश्त है, कि जहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है वहाँ की सबसे पहली बात ये होती है अदम बर्दाश्त है। इतनी छोटी मामूली बातें जो हमें इग्नोर कर देनी चाहिए, हम उन्हें ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला बना के बैठ जाते हैं और उसमें लड़ाई झगड़ों में लग जाते हैं। उसके पीछे यही अदम बर्दाश्त होती है। जब हम बच्चे को स्क्रीन टाइम देते हैं तो उसमें एक अदम बर्दाश्त पैदा होती है, ये पहली बात हुई। दूसरी बात ये हो कि उसमें ज़िद बहुत ज़्यादा आ जाती है, हर चीज़ पे अड़ गया तो अड़ गया। तीसरी बात ये आ जाती है कि वो आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी से बहुत दूर चला जाता है। वो जब कोई भी कार्टून हो चाहे कोई भी वीडियोज़ हो जाएँ जिसको देखने लगता है, तो वो उसमें खो जाता है। उसको आम ज़िंदगी के बारे में नहीं पता होता है, क्या चल रहा है। कुछ ऐसे बच्चों को भी जानती हूँ, जिन्होंने वॉशरूम भी जाना होता है तो वो होल्ड करके बैठे रहते हैं। वो 2-2 4-4 घंटे वॉशरूम नहीं जाते हैं और उसकी वजह से उनकी किडनीज़ मुतासिर हो रही हैं। अब देखिए ये एक छोटी-सी चीज़ कहाँ-कहाँ असर डाल रही है, जहाँ हमारी सोच भी नहीं जा रही। ये बहुत इम्पोर्टेंट आपने जो टाइम जो आपने बताई है बात, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारी माँओं को ये चीज़ नहीं पता होगी कि बच्चा अगर खा भी रहे तो उसके आगे फ़ोन रखा हुआ है, स्क्रीन रखी हुई है कि बेटा खाना खा लो, फ़ोन भी देखते रहो, टैब दिए हुए हैं बच्चे बिल्कुल को। सही कहा आपने। और इसका नुकसान क्या है? इसमें माइंडफुल ईटिंग जो है, यानी जहाँ खा रहा हूँ उसमें कौन-कौन से अज्ज़ा शामिल हैं, उसका टेस्ट क्या है, उसकी जो टेक्सचर है वो क्या है, खाने के आदाब क्या हैं? आदाब क्या है? एग्ज़ैक्टली। आदाब तो भी बहुत दूर की बात है, आदाब तो चलिए लोगों को भी नज़र आते हैं। एक तो जो आपका टेस्ट है आपको उसकी भी समझ नहीं आई। फिर क्या है कि आपको दाल बड़ी बदमज़ा लगती है, आप खाना छोड़ देते हो। छोटे बच्चे नहीं खाते, दाल नहीं खाते। जब हम छोटे थे हम सब्ज़ी खाते थे, दाल खाते थे, शोरबा खाते थे। अब हम बड़े हो गए तो हमारे पास फूड की एक वैरायटी है, हम बहुत सारी चीज़ें खा सकते हैं। धीरे-धीरे अगर आप चिकन या मटन या बीफ खा लें तो 3 दिन बाद दिल चाहता है कि आप दाल खाइए, ये सब्ज़ी खाएँ। आपका दिल उकता आ जाता है। लेकिन जो बच्चे ये चीज़ खा रहे हैं वो अपनी खुराक को बहुत लिमिटाइज़ कर रहे हैं। वो ज़्यादा चीज़ें एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते और उसका नुकसान क्या होता है कि वो फिर इस तरह की फूड की तरफ जाते हैं जिसमें नकली जायके डाले जाते हैं, जिसको आर्टिफिशियल फ्लेवर कहा जाता है। आपने देखा होगा बच्चे फास्ट फूड क्यों शौक से खा रहे होते हैं, क्योंकि उनमें ये चीज़ें डाली गई होती हैं। वो जो एक रूटीन का हमारा एक जायका होता है उससे बहुत ज़्यादा तेज़ जायका उनको दिया जाता है जो कि आर्टिफिशियल होता है। उससे आपकी बॉडी में बहुत सारी तब्दीलियाँ आती हैं जिसमें कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है और ये यहीं से छोटी उम्र के फास्ट फूड के इस्तेमाल से ज़्यादा हो रही है। लेकिन हमारे यहाँ इस चीज़ को समझा नहीं जा रहा और हमारे यहाँ कहीं न कहीं इसको मॉडर्न समझा जाता है या ये समझा जाता है कि भी हम बहुत पैसे वाले हैं तो हम फास्ट फूड खा रहे हैं। जबकि ये एक ज़हर मुल्क है, इससे एक्सेस से जितना हो सके बचें। और माएँ अपना टाइम बचाने के लिए भी स्पेशली बच्चों को फ्रोज़न फूड्स जो मिलते हैं, डिफरेंट ब्रांड के होते हैं, नगेट्स वगैरह फ्राई करके दे देती हैं। और उनका जो खाने का एक मील होता है, वो कहीं साइड पर हो जाता है और वो स्नैक्स खा रहे होते हैं। जब इस तरह की फूड बनाई जाती है इसमें प्रिजर्वेटिव्स भी डाले जाते हैं जो कि बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत बुरे हैं और सारे के सारे कैंसर पैदा करते हैं। हाँ। देखिए अगर हम आज 30 40 50 की उम्र में आके फास्ट फूड खा रहे हैं तो ओके हमने बड़ी ही जिंदगी खालिस खुराकें खाई हैं, लेकिन जो बच्चा अभी 2 साल का है 3 साल का है वो मुस्तकिल फास्ट फूड पे है, तो सोचे आज से 20 साल बाद उस बेचारे की क्या हालत होगी, उसका जिस्म कैसे जवाब दे जाए। तो एग्ज़ैक्टली। हमें इन चीज़ों को, क्योंकि अगर हम बच्चे की आदत बचपन से नहीं बनाएँगे कि वो हमारी जो देसी ग़िज़ाएँ हैं उनका आदी बने, उन टेस्ट का आदी बने, तो ज़ाहिर है वो उसका आदी नहीं बनेगा और वो फिर फ़ास्ट फ़ूड पे डिपेंड करेगा और वो सिर्फ़ बीमारी है और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, बच्चे के लिए बेहतरीन डाइट कौन-सी होनी चाहिए?
मुतवाज़िन ग़िज़ा बहुत अहम है, जिसमें फ्रूट एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हमारे बच्चे देख लें कोई भी फ्रूट नहीं खाते। अच्छा, इसके अलावा सब्ज़ियाँ आ जाती हैं, दालें आ जाती हैं, ना आ जाता है उसके अलावा गोश्त जो घर में बना हुआ। अगर हमारे बच्चे गोश्त खा भी रहे हैं तो वही बात है, वो नगेट्स की फॉर्म में बाहर से आए हैं या कबाब है या बर्गर की सूरत में आ रहा है, तो वहाँ पे क्या चीज़ आ रही है जो वहाँ से बन के आ रही है, ना तो वो हेल्दी है, उसमें केमिकल्स डले हुए हैं और वो बच्चे को फ़ायदा देने की बजाय और नुकसान दे रही है। तो हमारी जो देसी ग़िज़ाएँ हैं वो बहुत अहम है। इसके अलावा दूध के हवाले से अगर बात की जाए, तो जो डब्बे में आता है एग्जैक्टली। उसमें क्या डाला हुआ है वो हमें से कोई नहीं जानता, क्योंकि मुख्तलिफ कंपनी है। मैं ये जा कंपनी को ब्लेम नहीं करना चाहती कि वो गलत है, लेकिन कोई भी चीज़ बंद होके आ रही है तो उसके बारे में कोई भी नहीं जान सकता कि उसके अंदर क्या है। वैसे बात अक्सर सुना जाता है कि जो डब्बे वाले दूध होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं बच्चों के लिए। इवन यहाँ तक कि उनके जो दांत हैं वो खराब होना शुरू हो जाते हैं। वो मुसलसल अपनी एज से भी बड़े हो जाते हैं तो वो डब्बे वाला दूध पी लगे होते हैं कि उन्होंने खा पीना है, डब्बे वाला दूध ही पीना है। जैसे हम अभी बात कर रहे थे टेस्ट की, क्योंकि उनको उस टेस्ट की आदत पड़ जाती है, उनको और टेस्ट पसंद नहीं आता। पहली बात होगी, जैसे डब्बे का दूध है, हम हर डब्बे वाले दूध को बुरा या गलत नहीं कह सकते। बहुत सारे मामलों में जो हमारा फ्रेश दूध मिलता है वो ठीक नहीं होता है, उसमें भी मिलावट होती है। बाज़ औक़ात जो डब्बे वाला दूध होता है वो उससे बहुत बेहतर होता है। तो ये डिपेंड करता है, जैसे हम कोई भी चीज़ लेने के लिए उसके बारे में ज़ाती रिसर्च करते हैं। जैसे अगर हमने छुट्टियों में कहीं जाना हो तो हम देखते हैं कि किस तरह का पैकेज है, कितने दिन का है और हमें कौन-कौन सी जगह लेके जाएँगे, ये हमारी अपनी ज़ाती रिसर्च होती है। फिर हम बहुत सारे लोगों से पूछते हैं, अगर आप गए थे तो आप किसके साथ गए थे? उनका एक्सपीरियंस पूछते हैं और आपको किस तरह से वो फैसिलिटेट करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि किसी तरह से बच्चों की बारी आती है तो बच्चे मुझे लगता है सबसे कीमती एहसास होते हैं किसी भी कौम का, तो उन पे तो कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हुँ। अच्छा, जो माएँ घर में, चाहे माएँ हैं, चाहे कोई भी फ़र्द है, अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा लाउडली बोलते हैं। उनको इतना यूज़्ड टू कर देते हैं। जैसे अक्सर माएँ अपने बच्चों को इतनी ज़ोर से पुकार रही होती हैं और वो इतना ढीठ हो जाती हैं और आवाज़ नहीं सुनते। तो वो कितना डेंजरस है बच्चों के लिए इतना लाउड बोलना? अच्छा, लाउड बोलने के देखिए 2 एस्पेक्ट्स आते हैं। ये पहली बात ये है कि बच्चा धीमी आवाज़ पे रिस्पॉन्स नहीं करेगा। ठीक है, कैसे अगर हम आवाज़ ऊँची सुनते हैं टीवी की, बहुत ऊँची आवाज़ में हम सुन रहे हैं, तो हम अगर धीमा करेंगे तो हमें समझ ही नहीं आएगा क्या चीज़ चल रही है। बिल्कुल। हम आदी हो जाएँगे। दूसरा नुकसान इसका ये होता है कि बच्चा या तो सहम जाता है या उसी तरह से शाउट करना सीखता है। अगर दोनों चीज़ें देखी जाएँ, बच्चे की ज़हनी सलाहियत के लिए इंतहाई तबाह। अगर बच्चा सहम जाता है तो कल को उसके साथ कोई भी जुल्म होगा, कोई भी तकलीफ पहुंचेगी तो वो अपने लिए खड़ा नहीं हो सकेगा, बोल नहीं सकेगा, उसके लिए दुनिया में आवाज़ बुलंद नहीं कर सकेगा। यानी हम उसको नफसियाती मरीज बना रही, या वो हमारी तरह ही चीखना शुरू कर दे। और अगर वो हमारी तरह ही चीखना शुरू कर देगा, घर में तो मजबूरी है, घर वाले तो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन बाहर ये चीखना नहीं बर्दाश्त किया जाता इसका। तो उसमें फिर ये होता है कि आप सोसाइटी में मिसफिट हो जाते, आप सोसाइटी के साथ चल नहीं पाते। तो कोई भी चीज़ जब आपको अपने इर्द-गिर्द के माहौल से बहुत अलग-थलग कर दे, तो वो यकीनन एब्नॉर्मैलिटी में आती है। बिल्कुल, वैसे ये आपने बात अक्सर जो है माएँ बच्चों को नहीं बुला रही होती, लेकिन वालिदैन की लड़ाइयाँ या घर की कुछ इस तरह की लड़ाइयाँ होती हैं, जिसकी वज़ह से बच्चा बहुत अफ़ेक्ट होता है। वो फ़ील नहीं करवाता लेकिन वो ख़ामोशी से सारी चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहा होता है। तो वो कितना ख़तरनाक है बच्चे की पर्सनैलिटी ख़राब करने में। ये आपकी बात बहुत अच्छी है, क्योंकि सिर्फ हम माँ या बाप की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये बच्चे के इर्द-गिर्द के माहौल की बात कर रहे हैं। वो माहौल उसके माँ-बाप भी हो सकते हैं, उस माहौल का हिस्सा उसके दादा-दादी, नाना-नानी, खाला, मामू, चचा, कज़िन्स हो सकते हैं। इसके अलावा उसके टीचर्स हो सकते हैं, उसके गली मोहल्ले के लोग हो सकते हैं। यानी वो तमाम पूरा का पूरा खानदान हो सकता है जो उसके इर्द-गिर्द उसका माहौल बना रहा है। वहाँ पे कोई भी मनफी चीज़ होगी तो वो बच्चे पे दोनों तरह से असर डाल सकती है। या तो वो सहम के डर जाएगा, खामोश रहेगा, या वो उसी तरह से करना शुरू कर देगा, बल्कि जितना ज़ोर से वो सुन रहा है उससे भी ज़्यादा ज़ोर से बोलने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसने माहौल से सीखा है कि जो ज़्यादा ज़ोर से बोलता है उसकी बात सुनी जाती है। तो मैं इससे और ज़्यादा बोल लेता हूँ, ऊँची आवाज़ में चिल्ला लेता हूँ तो मेरी बात भी मान ली जाएगी। तो ये हम अपने बच्चे की कितनी बुरी मिसालों के साथ परवरिश कर रहे हैं। और ये पता भी नहीं चल रहा होता कि आप किस तरह से अपने बच्चे में ये चीज़ इंजेक्ट कर रहे हैं। जी, वही बात है ना, कहते हैं अगर आप बच्चों को सुबह से शाम तक एक ही बात कहते हैं, वो कभी भी आपकी बात नहीं समझेगा, लेकिन उठ के एक काम आप करेंगे तो वो आपको फ़ॉलो करेगा और वही चीज़ करके दिखाएगा। तो बच्चों के लिए वो माहौल पैदा करें जिसमें वो मस्बत चीज़ें होती हुई देखें और वो उससे सीखें। अच्छा, वैसे बाहर बच्चों को कौन-कौन से जो है टॉयज़ दिए जाएँ
और किस एज में दिए जाएँ जिससे वो बच्चा एजुकेशनल के तौर पे भी सीखे और उसको कुछ ना कुछ उन टॉयज़ से सीखने का मौका मिले? यहाँ पे मैं आपको बहुत दिलचस्प बात बताती हूँ। अभी आपने ही कहा कि बच्चे पैदा होते हैं और 4-5 महीने में ही वो मोबाइल स्क्रॉल करना शुरू कर देते एग्ज़ैक्टली। हैं, ठीक है? अच्छा, वो क्यों करना शुरू करते हैं? क्योंकि मोबाइल उनके पास सारा वक़्त मौजूद होता मौजूद है। होता है। अब अगर इस मोबाइल की जगह हम कोई भी चीज़ बच्चे को देंगे तो वो उतनी ही अच्छे तरीके से सुनेगा। अच्छा। बात एक्सपोज़र की है कि जो चीज़ उनके सामने ज़्यादा से ज़्यादा आएगी वो उसी के बारे में ज़्यादा मालूमात हुँ। रखेगी। अब अगर इस उम्र में बच्चे को बुक पकड़ाई जाती है, हुँ। वाक़ई ये 3 महीने, 4 महीने बहुत छोटी उम्र है किताब के हुँ। लिए। ऐसा ही है, लेकिन जो रिसर्चर्स हैं वो कहते हैं कि 3 महीने से आप बच्चे को किताब का इंट्रोडक्शन कराएँ। अच्छा, ओके। आपको मज़े की बात बताऊँ, हमारे पाकिस्तान में तो ख़ैर अब अवेलेबल हैं, हुँ। लेकिन बहुत सारे लोग जानते भी नहीं हैं। क्योंकि वो लोग कहते हैं कि हम अगर बच्चे को किताब देंगे तो मुँह में डाल लेगा, उसके सफ़े फट जाएँगे। नहीं, आजकल वो पेपर्स। अच्छा, अब मज़े की इच्छा, हाँ। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, पेपर वाली बुक्स भी मिलती है, इसके अलावा कपड़े की भी बनी हुई मिलती है। इतनी प्यारी-प्यारी इतनी एक्टिविटीज़ होती हैं। खूबसूरत, हाँ। जी बिल्कुल ऐसे ही वो कलरफुल उसमें पिक्चर्स बनी हुई थी ताकि बच्चा अट्रैक्ट हो। अब वो इतना छोटा है, ना उसको सीधे का पता है, ना उसको उल्टे का पता है, ना उसको जानवर का पता है, ना उसको इंसान का पता है। लेकिन जैसे मोबाइल हम हाथ में पकड़ा रहे हैं, उसको मोबाइल स्क्रॉल करना आ रहा है, इस तरह किताब पकड़ेगा तो उसको लगेगा कि ये कोई बहुत अहम चीज़ है। बेशक बड़े होके इसके मुतालिक जानना है, ठीक है? तो जब 3 से 6 महीने में होगा, 6 से 9 महीने में उनका वो जो पेपर, वो क्लॉथ बुक है या कपड़े की जो बनी हुई किताब है, वो आपके पेपर बुक से या आपकी म्यूज़िक बुक से तब्दील हो जाए हाँ। और उसको वो म्यूज़िक सुनने को मिलेगा, उसको दिलचस्पी और बढ़ जाएगी। और परछाई। फिर वो उन पिक्चर्स के मतलब समझने लगेगा कि अच्छा ये एनिमल्स है, ये प्रिंस है या ये शहज़ादी है, इस तरह की चीज़ों में वो इन्वॉल्व होगा। लेकिन अगर मोबाइल देंगे तो फिर वो कुछ भी नहीं सीखता। वही बात ना कि इंट्रोड्यूस आप करवा रहे हैं, बच्चे को क्या ही पता कि फ़ोन क्या है? जब आप एक चीज़ उसको डिलीवर कर रहे हैं, एक चीज़ उसको दे रहे हैं, चाहे दे भी नहीं रहे। जैसे आपने कहा ना कि हाँ, हाँ, एनवायरनमेंट। आप उसका एनवायरनमेंट जो बनाएँगे वो उसी के मुताबिक करेगा, क्योंकि उसका दिमाग कच्चा है। जो चीज़ आप देंगे वो उसी पे ही सीखेगा। अगर आप उसको मोबाइल देंगे वो मोबाइल सीखेगा, आप उसको बुक देंगे वो बुक सीखेगा। अच्छा, कुछ लड़के होते हैं, वो लड़कियों वाली चीज़ें माँगते हैं और माएँ कहती हैं भई नहीं, ये तुम्हारी चीज़ नहीं है, ये तुम्हारा कलर नहीं है, ये तुम्हारा टॉय नहीं है, ये तो लड़कियों वाला है। तो अक्सर मेरे अपने भाई का बेटा है, वो डॉल्स माँगता है। उसको पिंक कलर चाहिए होता है। अच्छा, तो ये यहाँ पे क्यों है? ये एक अगर हम देखें तो मैं हमें मुख्तलिफ मुआशरों में बड़ी इस पे बहस भी जारी रही है। हुँ। मुझे लगता है इसमें माँ-बाप का माहौल बड़ा असर कर रहा हो। ओके। बाज़ औक़ात ये होता है घर में बड़ी से बहनें होती, हुँ। तो बच्चे ने कोई मेल भाई या बड़ा देखा नहीं होता, हुँ। उनको डॉल्स देखी होती है तो उसी शौक में वो भी डॉल्स माँग रही होती है। बिल्कुल। उनको पिंक कपड़े पहने देखे तो वो भी इंस्पायर होके पिंक पहन पिंक रही पेन। होती है या ज़िद कर रही होती। तो यहाँ पे पेरेंट्स को समझने की ज़रूरत है कि उनका रोल क्या होना चाहिए। हुँ। किस हद तक किस चीज़ की इजाज़त देनी है और कहाँ पे बच्चे को रोकना है, ठीक है? अगर बच्चा 9 महीने का है और उसको तो समझ ही नहीं है मैं हाथ किस तरफ मार रहा हूँ, उसे हर चीज़ में हाथ मारना है। लेकिन अगर बच्चा 3 साल का हो रहा है, 2.5 साल का हो रहा है, तो अब उसको पता होना चाहिए कि मेरा रोल क्या है और मैंने किस तरह से करना है। लेकिन यहाँ पे माहौल का बहुत बड़ा असर है। लेकिन आजकल के माँ-बाप को इस बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना चाहिए और अपनी नज़र रखनी चाहिए कहाँ पे क्या हो रहा है, बच्चा किस दिमाग से सोच रहा है। अब मुझे याद है जब हम छोटे होते थे तो हमारी वालिदा कहा करती थी, हम बच्चे चलते भी हैं तो माँ को पता चल जाता है कि वो क्या सोच रही है। क्या सोच रहे हैं? तो मैं उम्मीद करती हूँ अल्लाह करेगा हमारी जो आजकल की माएँ हैं वो भी ये कह सकें कि बच्चा चलता है तो हमें पता चल जाता है कि वो क्या सोच क्या रहा है। सोच रहे हैं? तो अगर आपको ये पता है कि आपका बच्चा क्या सोच रहा है तो आपके लिए उसको मैनेज करना और आसान हो जाता और है। आसान हो लेकिन जाता है। उसके लिए आपका माइंडफुल होना या आपका दिमाग का यहाँ पे मौजूद होना जहाँ आपका बच्चा बैठा है बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप खुद 6 घंटे मोबाइल पे गुजार रही हैं तो फिर ये चीज़ बहुत मुश्किल हो जाएगी। आपको तंग नहीं करे तो फ़ोन दे दिया जाता है और फ़ोन पर आपको पता है कि इस तरह के कंटेंट होते हैं जो नहीं देखे जा सकते। एक तो आपने कहा ना कि फ़ोन बहुत हार्मफुल होता है, तो वो जिस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं, जिस तरह की चीज़ें आ रही होती हैं, नहीं पता कि बच्चा क्या देख रहा है, क्या चीज़ें देख रहा है, तो वो क्या सीख रहा है इससे। कोई भी वायलेंस या इस तरह की वीडियो लगाती हैं जो हुँ। देखने वालों को मुतासिर कर सकती हैं, तो उसके ऊपर डिस्क्लेमर पहले से लगा होता है कि अगर आप चाहें तो ये वीडियो देखिए, इसमें ये चीज़ें मौजूद हैं। सो जो इस तरह की चीज़ें अगर हम बड़े दिमागों पे इस तरह का असर डाल सकते हैं, एग्ज़ैक्टली। तो जो एक मासूम बच्चा है जिसको अच्छे बुरे सही और गलत का नहीं नहीं पता है, उनके दिमागों पे वो किस तरह का असर डाल सकते हैं। हुँ। और दूसरी बात मेरी वालिदा कहा करती थी, आपका एक्सपोज़र एक दफ़ा का होता है। अगर बच्चे ने वो चीज़ एक मर्तबा देख ली, एक्सपीरियंस कर ली, वो उसकी इरेज़ नहीं हो सकती। हुँ। उसके दिमाग से वो चीज़ नहीं निकाल सकते और वो उसको किस तरह से सोचता है,
फिर ये उसके मासूम दिमाग पे है। क्योंकि आप ये बात ध्यान में रखें, हम बड़े सही या गलत को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं, छोटा मासूम बच्चा सही और गलत की पहचान नहीं कर सकता। अच्छा, बच्चे को नो किस तरह से सिखाया जाए? आजकल के जो बच्चे हैं ना, आजकल के बच्चे नो नहीं सुनते हैं। वो कहते हैं नहीं, हमें ना नहीं की जाए। उन्हें हर हर बात है अपनी माँओं को, अपनी दादियों को, अपनी नानियों को मनाने का। तो एक नो का बहुत कांसेप्ट है कि उनको नो किस तरह से किया जाए? अच्छा, ये बहुत मज़े की बात है। मदर्स जैसे हमारे पास आती हैं, 3 साल, साढ़े 3 साल, इवन 2.5 साल के भी बच्चे हमारे पास आ रहे हैं। जब हमारे साथ काम करने बैठते हैं, वो इतने अच्छे तरीके से बैठ के करेंगे, हमें मेरा दिल चाह रहा होता है मैं उस बच्चे को कोई अवार्ड दे के भई 2.5 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, और मैं अपनी बहन को आके बताती हूँ कि कितने अच्छा काम किया। अच्छा। कहती तुम कितनी ज़ालिम हो, इतने छोटे बच्चों से भी काम करा रहे। तो मैंने कहा ज़ाहिर है वो उनकी मजबूरी है, उन्होंने इस टाइम पीरियड में ये काम करना है। अच्छा, और माँ कहती है यही बच्चे हमें घर में आंखें दिखा रहे होते हैं और हमारी बात नहीं मान रहे होते, यहाँ पे तो पता नहीं ये फरिश्ते बने बैठी। तो मैं उन्हें कहती हूँ टीचर माहौल का असर है, उनको पता है हम यहाँ पे आके जिद करेंगे, हम कुछ भी करेंगे, हमारी बात नहीं मानी मानी जाए। ना, हमें डांटा जाएगा ना हमें मारा जाएगा, बट हमें वो चीज़ नहीं दी जाएगी। एग्ज़ैक्टली। क्योंकि अब उनको पता है ये माहौल बन गया है, हमने इसी तरह से डिसिप्लिन में बैठ के काम करना है, इसीलिए वो हर बार आती हैं और वो मेरे सामने अच्छा बनने के लिए बहुत अच्छा करते हैं हाँ। और मुझे और खुशी होती है। बट वही बच्चे घर में माओ को बहुत तंग कर रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने वहाँ पे वो माहौल रखा ही नहीं, इसमें बाउंड्रीज है। उन्होंने हमेशा हर चीज़ के लिए यस बोला है, इसीलिए अगर 100 बातों में एक मर्तबा जब नो बोलेंगे तो बच्चा फिर वो नो नहीं ले पाएगा। तो उसमें बाउंड्रीज होनी चाहिए कि एक बात ज़हन में रखनी चाहिए हमेशा, बच्चे के लिए माँ और बाप ये दो उनके इंचार्ज होते हैं। वो जो फैसला कर लें, दादा दादी हो जाए, नाना नानी हो जाए, खाला हो जाए, मामू हो जाए, चचा हो जाए, फूफो हो जाए या कोई कजिन्स हो जाए, सबको उनकी बात माननी चाहिए। क्योंकि देखिए कल को बच्चा सही गलत कोई भी फैसला करता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल माँ बाप होते हैं, ठीक है ना। तो उसमें कभी भी उनके रोल को पीछे नहीं हटाना चाहिए। अगर माँ ने ना बोल दिया तो बाकी फैमिली को समझना चाहिए कि माँ ने ना बोल दिया तो हमने ये चीज़ बच्चे को नहीं देनी, क्योंकि इधर माँ ना बोलती है, फैमिली का कोई भी मेंबर उठ के वही चीज़ उसको दे देता है, तो बच्चे को लगता है कि सबसे बड़ी दुश्मन मेरी माँ है, ये तो मेरे बड़े अब रहते हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात सब अपने जहन में बिठा ले, माँ और डैड से बेहतर और कोई भी नहीं जान सकता। और बच्चों में इसी वजह से, और सबसे बड़ी बात ये वही नाना नानी या दादा दादी अपने बच्चों पे सारी सख्ती कर चुकी है उससे लेकिन वो अपने बच्चों के हाँ, उनको इतना लाड प्यार आ जाता है। जी, बिल्कुल। अक्सर स्टोरी सुनने में आती है कि अगर माँ, जैसे आपने बोला ना, माँ ने मना किया है और दादी या नानी ने वो चीज़ मान ली है, वो चीज़ कर दी है और एट द एंड वो कहती है भाई हमसे नहीं, रोता हुआ नहीं हमसे देखा जाता है, और उस बच्ची को भी पता है कि मुझे यहाँ से ना हुई है तो वहाँ जाके वो मेरी चीज़ मानी जाएगी। तो ये एक घर में लड़ाई का माहौल हो जाता है, इस तरह बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें हमारे जो यहाँ पे बहुत एक सादा असूल है कि माँ और बाप इंचार्ज है, जो चीज़ उन्होंने तय करी है बाकी सब ये उसी को। ये फिर फैमिली मेंबर का पूरा कंट्रीब्यूशन है कि उनका हक है कि वो चीज़ को समझें। जी बिल्कुल, ये उनका हक यानी कहूँगी ये उनका फ़र्ज़ फ़र्ज़ है। उन्हें ये बात माननी। पानी क्योंकि आप अपना रोल प्ले कर चुके, आप अपने बच्चों को पाल चुके, अब उनकी बारी है, उन्होंने तय करना है कि उन्होंने अपने बच्चों को कैसे पालना है। तो मुझे लगता है कि उनको कॉन्फिडेंस भी देना चाहिए और उनको फॉलो भी करना और चाहिए। इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि आप उनकी माँ जो कह रही हैं आप उस पे बोलें, ताकि सारी यूनिटी जाए, उनको पता हो कि बच्चे ये चीज़ नो है, हमारे लिए ये नुकसानदेह है, हमने ये नहीं करनी है। तो कुछ जो पेरेंट्स तो कहीं न कहीं सही कर लेते हैं अपने बच्चे के लिए, लेकिन वालिदैन नाराज़ हो जाते हैं। यहाँ पे मुझे लगता है उनको ये समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि दादा-दादी, नाना-नानी, नवासे-नवासियों, पोते-पोतियों में उम्र का एक बहुत बड़ा फ़र्क है, जिसे एक हम जनरेशन गैप कहते हैं। हाँ। उनको नए तकाज़े नहीं आते। पता। अगर बच्चा मोबाइल देता है, अब नाना-नानी, दादा-दादी को नहीं पता नहीं मोबाइल पे क्या-क्या चीज़ें मौजूद हैं। एग्ज़ैक्टली। लेकिन माँ और बाप जानते हैं कि इस पे क्या बच्चा देख सकता है। अगर माँ-बाप ने मना कर दिया तो ये चीज़ दादा-दादी या नाना-नानी को अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि माँ-बाप जो फैसला कर रहे हैं वो बच्चे के लिए ज़्यादा बेहतर है। हम नए या जदीद दौर के तकाज़ों से उस तरह आगाह नहीं है जैसे कि माँ-बाप है। कुछ लड़के होते हैं जो इस तरह के टॉयज़ माँगते हैं। आजकल आपने देखा है कि हर तरह के टॉयज़ आ रहे हैं, हर तरह के, जैसे गन्स होती हैं। ये नॉर्मल है, दे देना चाहिए, या कि ये आगे जाके माशरे में बच्चे के लिए एक खतरा साबित हो सकते हैं? ये इंतहाई खतरनाक चीज़ है। अब आप ओके। ये देखिए
देखिए, एक गन हो जाए, एक पिस्टल हो जाए या एक कोई चाकू हो जाए, ये कितनी डेंजरस चीज़, मेरा ख़्याल है कि इनको तो खिलौनों की शक्ल में आना ही नहीं चाहिए। जब हम खिलौनों की शक्ल में को लेके आते हैं, बच्चा ये सीखता है कि इनमें से कोई भी चीज़ हार्मफुल नहीं है। इसमें मैं गोली डाल के किसी पे चला भी सकता हूँ, बॉल की तरह जाके किसी को लगी। अब उसके दिमाग में जो पाथवे बन रहा है, वो ये मान रहा है कि ये बड़ी आम सी चीज़ है और मैं किसी को मार भी सकता हूँ, ठीक है? अब वो मासूम ज़हन में जब ये चीज़ बन गई है, वो जब बड़ा होगा तो ज़ाहिर है उसके दिमाग में क्या आएगा? उसके दिमाग में यही चीज़ आएगी कि मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो यहाँ ये बहुत ख़तरनाक है, ये बच्चे के अंदर सिवाय मनफ़ी जज़्बों के और कुछ भी पैदा नहीं करते। मेरे ख़्याल में तो ऐसे खिलौने बनाना ही नहीं चाहिए। मतलब मुल्क में ये पाबंदी होनी चाहिए। आप ये सोचिए, बाहर के मुल्कों में तो अगर आप कोई खिलौना पिस्तौल लेके भी बाहर निकलते हैं तो वो उसमें भी आपको पकड़ लेते हैं कि आप किसी को डराने के लिए भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। बच्चे आजकल बहुत तेज हो गए हैं, गेम्स खेलते हैं, पबजी जैसी गेम्स हो गई या कोई कोई भी ऐसी गेम्स होगी जिसमें गन्स का इस्तेमाल है, कोई किसी के पीछे पीछे भाग रहा है, कोई किसी के पीछे भाग रहा है, तो ये कितना हार्मफुल है। बच्चे से क्या पकड़न पकड़ाई खेले, कितनी देर खेलेंगे? जितनी देर खेलेंगे वो बच्चे के लिए उतनी ही सेहतमंद एक्टिविटी है। लेकिन बच्चों को इन एक्टिविटीज की तरफ लेके जाया कैसे जाए? जी बिल्कुल, कौन लेके जाएगा? उसी के माहौल में रहने वाले लोग लेके जाएंगे। अच्छा। माँ-बाप, बहन भाई, अच्छा। कजन्स, दादा दादी, नाना नानी। आपने ये तय करना है कि आपने रास्ता कौन-सा मुंतखब करना है। जब ओके। आपने एक मरतबा चूज़ कर लिया कि आपने ये चीज़ें बच्चे के लिए करनी है, उसके लिए एफर्ट तो आपको करनी पड़ेगी। बिल्कुल। आप ये बात ज़हन में रखिए, शॉर्टकट या आसान रास्ता हमेशा हमें नुकसान की तरफ लेके जाता है। तो बच्चा बहुत देर एंगेज ज़रूर हो जाएगा, लेकिन उसका नुकसान क्या होगा, वो आप और मैं मेज़र भी नहीं कर सकते। हम उसको नाप नहीं सकते कि वो चीज़ें बच्चे को कितना नुकसान देंगी। लेकिन हमें पता है ये पकड़न-पकड़ाई खेली जाएगी। क्रिकेट बाहर जाके खेलिए, इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है, हाँ, हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं। अच्छा, जैसे आपने कहा ना कि बच्चों को फ़ोन से या इन चीज़ों से दूर रखा जाए, हेल्दी एक्टिविटीज़ दी जाएँ। ऐसे ही अभी हम बैक कैमरा बात कर रहे थे, आप कह रही थी कि बाहर के ममालिक माँओं को स्पेशली अलजबरा करवाया जाता है, तो उसके बारे में थोड़ा-सा बताइएगा? औरतें कंसीव कर लेती हैं, वो एक्सपेक्ट कर रही होती हैं, तो उनको उनकी खुराक का बहुत ख्याल रखा जाता है अच्छा। ताकि वो जिस्मानी तौर पे सेहतमंद है। तीसरी बात ये है कि उनको स्ट्रेस से दूर रखा जाता है, कोई भी ऐसा माहौल पैदा ना हो जिसमें परेशानी। तीसरी बात ये है कि उनको इस तरह की मशक़ें करवाई जाती हैं, और ये नहीं है कि कोई आके करवाए, लेकिन उनको पता होता है जैसे हमने अपने खाने का ख्याल रखना है, हमने कोई चीज़ ऐसी नहीं खानी जो बच्चे के लिए नुकसानदेह हो। इसी तरह उनको ये भी पता होता है कि हमने अपने ज़हन को मुस्बत एक्टिविटीज़ में बिज़ी रखना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, पज़ल्स करने हैं, अच्छा। टिपिकल क्वेश्चंस करने हैं, ताकि उनका ब्रेन एक्टिव हो। जितना ज़हन उनका एक्टिव रहेगा, बच्चे की ग्रोथ उतनी अच्छी होगी और उसका ज़हन पैदा होने के बाद भी उतना एक्टिव रहेगा। अब ये देखिए, जो माएँ बहुत ज़्यादा बाहर के मुल्कों में ड्रग्स इस्तेमाल करती हैं या अल्कोहल का इस्तेमाल करती हैं, जब उनके बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें बहुत सारी एबनॉर्मेलिटीज़ कि उनके दिमाग सोए हुए होते हैं और उनको बड़ा टाइम लगता है उसमें से निकलने में, और उनमें ये टेंडेंसी होती है कि वो बच्चे भी अल्कोहल या ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं। ओके, तो आप ये सोचिए, क्योंकि वो पैदाइश से पहले उनके जिस्म को वो चीज़ मिल रही है, गो कि उनको याद नहीं थी, लेकिन जब वो पैदा होते हैं वो खुद इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट, ठीक है? तो अगर वो माँ सेहतमंद एक्टिविटीज़ रखेगी तो ज़ाहिर है जो उसका बच्चा पैदा होगा वो भी उसी तरफ ही माइल होगा। बिल्कुल। अच्छा, मैं सबाहत अब एक बहुत मेजर इशू पे बात करने वाली हूँ। अक्सर माँ को नहीं पता होता है कि उनका बच्चा अगर लेट बोल रहा है तो कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि क्या टाइम पीरियड होना चाहिए बच्चे के बोलने का, और क्या वार्निंग होनी चाहिए कि भई अब आप डॉक्टर के पास जाइए? अगर वो माँ को मामा कह रहा है और बाप को बाबा कह रहा है, और जब उसे कोई किसी को बुलाना हो उसके लिए आओ का इस्तेमाल कर रहा है, अच्छा। इसका मतलब है बच्चा ना सिर्फ समझ रहा है और वो बोल भी रहा है और अपनी ज़रूरत को बोल के बताने की कोशिश भी, यानी कि उसकी समझ भी अच्छी है, उसका सुनना भी अच्छा है और वो बोलने की तरफ आ है, सब ठीक जा रहा है। लेकिन अगर पहले साल में बच्चा या तो वो कुछ भी नहीं बोल रहा, या उसको समझ ही नहीं आ रही आप जो उसे बोल रही हैं, अब वो लगता है सुन ही नहीं रहा, जबकि आपने उसके समात का भी टेस्ट करा लिया, हेयरिंग का टेस्ट करा दिया और वो नॉर्मल आ रहा है। तो यहाँ पे आपको सोचना चाहिए कि बच्चा समझ नहीं रहा, बच्चा सुनने की तरफ माइल नहीं हो रहा, और या अगर कोई लफ्ज़ बोल रहा है जैसे मामा बोल रहा है, तो खाने की चीज़ को भी मामा बोल रहा है, मामा को भी मामा बोल रहा है,
आने के लिए भी मामा बोल रहे हैं और सारा दिन मामा, वो सामने नहीं भी है तब भी वही बोलता है। हाँ, तो इसका मतलब इसने लफ्ज़ ज़रूर सीखा है लेकिन उसका मतलब उसको नहीं पता। नहीं पता। हर जगह पे वही चीज़ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जहाँ पे माँ-बाप को परेशान होना चाहिए और स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए और उनसे डिस्कस करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे क्यों जाना चाहिए? यहाँ पे जाना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वो आपको बताएगी कि आपने परेशान होना है, कि कोई प्रॉब्लम है या अभी आप थोड़ा मज़ीद वेट करें या कुछ भी नहीं है, आराम से लेके जाइए, ऐसे-ऐसे ये बोलना शुरू करें। ओके, मतलब आपने 1 साल के बाद अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, बोल नहीं रहा, तो तब आपको बिल्कुल अवेयर हो जाना चाहिए और डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। और कुछ माँ-बाप तो हमें इवन 1 साल से भी पहले कंसल्ट कर रहे होते हैं कि 1 साल का होने वाला है, अभी बोल नहीं रहा। मैं कहती हूँ अच्छा। उसको आपकी बात समझ रहा है, कोई जा रहा है तो उसको बाय-बाय बोल रहा है, कि नया आ जाता है तो उसको देख के शर्मा के लोग चुप रहा है। फ़ैमिलियल लोगों के साथ वो जाके खेलता है, आप उसे कहते हैं दरवाज़ा बंद कर दो, वो भागता हुआ जाता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। यानी वो सुन भी रहा है, समझ भी रहा है और समझ के आपकी बात मान भी रहा है। तो यहाँ पे थोड़ी-सी हमारी परेशानी कम हो जाती है। हुँ। लेकिन बच्चा अगर सारा दिन एक कोने में बैठा रहे और वो एक ही चीज़ पकड़ के घुमाए जा रहा है या खेले जा रहा है और उसको पता ही नहीं है कि बाहर क्या चल रहा है, तो यहाँ पे क्या वो चीज़ें होती हैं जो बच्चे के लिए परेशानी का बायस बन सकती हैं। बिल्कुल। अच्छा मिस अपाहत, ये ऑटिज़्म की क्या वजूहात हैं? आजकल ऑटिज़्म के बहुत ज़्यादा केसेज़ रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो इसकी क्या मेन वजूहात अगर आप कहेंगी तो? अगर हम साइंटिफिकली देखें तो अभी तक कोई एक वजह सामने नहीं आ सकी है, या यूँ समझिए अभी तक 100% हम नहीं कह सकते कि ये वजह है और इस वजह से बच्चे में ये ऑटिज़्म आ रहा है। ये बात यकीनी है कि पहले से अब ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि हमें इसकी वजह नहीं पता तो हम यकीनी तौर पे कुछ भी नहीं कह सकते कि कौन-सी ऐसी वजह है जो इसको ज़्यादा कर रही है, क्या कौन-कौन सी वजूहात है। क्योंकि जब हमें नहीं पता वो वजह एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। ये अलबत्ता हमें पता है कि ये चीज़ वक़्त के साथ ज़्यादा हो रही है। यहाँ भी ये है कि जैसे ही बच्चे में ये चीज़ आप इसमें साइंस देखें, आपको चाहिए कि आप जाके उसकी प्रॉपर असेसमेंट करवाएँ। आपको पता हो आपके बच्चे में है या नहीं है। अब मैं ये क्यों कह रही हूँ जाके असेसमेंट करवाएँ है या नहीं है, जो बच्चे स्क्रीन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो भी बिल्कुल वही सिम्पटम्स हमें दिखा रहे होते हैं जैसे कि ऑटिस्टिक बच्चा दिखा रहा होता है। ओके। जैसे उनकी स्मार्ट ठीक होती है, उनको नाम से पुकारे तो ऐसे बैठे होते हैं जैसे उनने सुना ही नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें, आई कॉन्टैक्ट आपको नहीं देगा। हुँ। तो कोई चीज़ माँगनी है उनको माँगना नहीं आ रहा होता क्योंकि वो सो के सुबह उठते हैं और रात तक वो स्क्रीन पे बैठते हैं। और उनकी उम्र क्या होगी 3 साल, साढ़े 3 साल, और उनको कोई माँ होने वाला मुँह में दे देती है या फ़िटर बना के देती कि उसको उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती माँगने की। तो उनको माँगना ही नहीं आता। तो अब हम यहाँ पे हमें फ़र्क करना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि दोनों बच्चे एक ही तरह के सिम्पटम्स के होते हैं। पर जब हम असेसमेंट के लिए भेजते हैं तो उसमें हमें ये फ़ायदा हो जाता है, ये समझ आ जाती है कि ये वाक़ई ऑटिज़्म है, ये स्क्रीन टाइम के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से इसमें ये चीज़ें हैं। ऑटिज़्म है तो वो इतनी आसानी से ख़त्म तो वो हो नहीं सकता, या चाहे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके। उसमें कुछ बच्चे हैं जो शायद इनकी नॉन वर्बल रहते हैं, शायद इनकी बात नहीं कर पाते हैं, लेकिन एटलीस्ट उनको कम्युनिकेट करना सिखाया जा सकता है कि अगर वो बोल नहीं भी सकते, कम से कम उनको अपनी ज़रूरत बताना आ जाए या दूसरों की बात वो समझ सके। तो उस पे फिर ज़ाहिर है थेरेपिस्ट की तरफ जाना पड़ता है, उसके लिए कोई दवाई नहीं है कि बच्चा दवाई खाएगा तो ठीक हो जाएगा, जो कि एक बड़ा हिम्मत वाला काम है। मैं उन माँ-बाप को बहुत एप्रिशिएट करती हूँ जो इन बच्चों पे एफ़र्ट करती हैं और उनको उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के काबिल बनाने के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है। बिल्कुल। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन हमारा रह गया था, मैं ये पूछती हूँ कि अक्सर माएँ या कोई भी घर का फ़र्द होता है, अपने बच्चों को डरा देता है कि भई यहाँ सो जाओ वरना फलाँ जिन आ जाएगा या मॉन्स्टर आ जाएगा, और अक्सर बच्चे के दिमाग में ये चीज़ होता है, वो डर के सो जाता है। तो ये कितना खतरनाक है इन फ्यूचर बच्चे के लिए? अब देखिए हम बच्चे के दिमाग में रास्ते बना रहे हैं। अल्लाह ताला ने एक छोटे बच्चे का दिमाग सीखने के लिए बनाए हैं और जो तजस्सुस है वो सीखने की सबसे अहम कड़ी। जब हम बच्चे को डराते हैं तो हम उसमें तजस्सुस को मार रहे हैं, समझे, कत्ल करते हैं हाँ। कि वो किसी नई चीज़ के बारे में ना जाने, हम उसे एक अनजानी चीज़ का खौफ पैदा कर।
सकते। अब इसमें क्या होता है, बच्चे का तजस्सुस ख़त्म होता है और वो उसकी नई चीज़ सीखने की जो मराहिल है या उसका शौक़ है, हम उसको ख़त्म कर रहे हैं। एग्ज़ैक्ट और उसका ये जो चीज़ है, किसके कॉन्सिक्वेंसेस बच्चे के साथ सारी ज़िंदगी चलती। एक तो ये होता है, कुछ बच्चे सारी ज़िंदगी उस डर से निकल नहीं पाते, वो मुख्तलिफ़ चीज़ों से डरते रहते हैं। अब आप देखिए, कोई भी जो डर है वो नॉर्मल नहीं है, वो बच्चे को नफ़सियाती तौर पे इंतहाई पीछे ले जाता है या बीमार कर दे। तो सिर्फ बच्चे की जिस्मानी ग्रोथ हमारे ज़िम्मे नहीं होती, बच्चे की नफ़सियाती ग्रोथ, नफ़सियाती तौर पे वो किस तरह से मैच्योर हो रहा है, ये तो बहुत अहम है। अगर हम उसके अंदर ये खौफ डालेंगे तो वो आज सिर्फ उस एक मॉन्स्टर या बला से नहीं डरेगा, कल को वो लोगों से भी डरेगा, लोगों के बिहेवियर से भी डरेगा, क्योंकि उसमें डर आ गया है, वो मुख्तलिफ शक्लें लेता जाएगा। तो ये चीज़ बच्चे के ज़हन के लिए इंतहाई ख़तरनाक है, इसको इस्तेमाल मत करिए। वही स्ट्रेटेजी कि नो बोल दिया तो बच्चे को नो का पता होना चाहिए कि ये चीज़ नहीं मिलेगी, और हमने सपोज आमतौर पर यही कहा जाता है, सो जाओ और ना बुला आ जाइए। आप बच्चे से सारी इंटरटेनमेंट ख़त्म कर दें, लाइट्स ऑफ कर दें, हर कोई खामोश कीजिए, बच्चा कितनी देर करवटें बदलेगा खुद ही सोच जाएगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। लेकिन अगर आप ये करेंगे, एक दिन आप 10 बजे सुला रहे हैं, अगले दिन आप 1 बजे सुला रहे हैं, कि अपनी ही कोई रूटीन नहीं है। तो फिर छोटे बच्चे या मासूम बच्चे से ये उम्मीद रखना कि वो डिसिप्लिन हो जाएगा, ये मुमकिन नहीं है। उसके लिए आपको एक माहौल बनाना ये वैसे आपने बहुत अच्छी बात की कि जो एनवायरनमेंट है वो सही होगा तो ऑलरेडी जो बच्चा है वो भी उस एनवायरनमेंट में ढल जाएगा, चाहे वो बिल्कुल डिसिप्लिन में हो या चाहे वो डिसिप्लिन में नहीं हो। बच्चे की परवरिश माँ नहीं करती है, बल्कि पूरा गाँव करता है। अगर आप ये देखिए तो ये गाँव से मुराद हमारा पूरा माहौल होता है। वो घर का माहौल हो सकता है, वो फैमिली का एक्सटेंडेड फैमिली माहौल हो सकता है, उस माहौल में आपका स्कूल आ सकता है, उस माहौल में आपके गली मोहल्ले के लोग आ सकते हैं। यानी वो सारे के सारे लोग उसमें कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले कर रहे हैं, और माँ बाप होने के नाते ये आपका फ़र्ज़ है कि आप नज़र रखिए कौन सा मुस्बत रोल प्ले कर रहा है और किसका रोल मनफी है। जो मनफी है उसको अवॉइड करें, और जो मुस्बत है उसको और ज़्यादा बेहतर करें। ओके, वैसे बात बच्चे को स्कूल किस एज पे डालना चाहिए? ये बहुत वो है, एक कब स्कूल भेजना चाहिए? आजकल तो इतनी क्लासेस आ गई हैं, पता नहीं कौन-कौन सी येलो क्लास जिसमें बच्चे को मैनर्स सिखाए जाते हैं। हम क्या तो ये सोचिए कि वो बच्चे भी हैं जो बेहतरीन स्कूल में जा रहे हैं, हमारे जो मुल्क के टॉप स्कूल्स हैं उनमें जा रहे, 2 और 3 का बच्चा अपने बाप का नाम नहीं लिख सकता। एक सादा जुमला उससे कहें, ये बिल्ली है, नहीं लिख सकता। नहीं लिख सकता। तो हम अगर बच्चे को 3.5 साल की उम्र में स्कूल भेज रही हैं, और वो 8 साल का हो के 9 साल का हो के, यानी पिछले 5-6 साल से स्कूल में पढ़ रहा है, और वो इस काबिल में नहीं है कि वो इस तरह से नाम लिख सके, तो फिर हमें सोचना चाहिए हम क्या करें। बिल्कुल। तो नज़र रखना बहुत ज़रूरी है कि बच्चा कहाँ जा रहा है और क्या कर रहा है। जहाँ तक उम्र का ताल्लुक है, यकीनन अब हम उन चीज़ों से निकल ही नहीं सकते। डिपेंड करता है, कुछ लोग आपने देखा होगा आजकल इन दिनों में बहुत ज़्यादा होम स्कूलिंग की तरफ भी जाए, लेकिन मुझे लगता है हमेशा बैलेंस रखना चाहिए, क्योंकि होम स्कूलिंग में मुझे लगता है बच्चे बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं कर पाते, उनको उस तरह का एक्सपोजर नहीं मिलता। जैसे अगर हम क्लास में 20-25 बच्चे बैठ के पढ़ते हैं, वो लर्निंग और तरह की होती है, हमें बच्चों के साथ डील करना आता है। ज़रूरी नहीं हर बच्चा हमारा दोस्त हो, बहुत सारे बच्चों के दोस्त नहीं बनते, उन्होंने सर्वाइव सोसाइटी की किसी की ने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग होते हैं वो हर किसी के साथ दोस्त बन जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम उनको वो मौके नहीं देंगे तो सोसाइटी में जब वो कल को बड़े होंगे तो उनको सरवाइव करना नहीं है कि हमने किसके साथ कैसे बिहेव किया। ऐसे है क्योंकि बहुत सारे लोग रूड भी होते हैं, मीन भी होते हैं, आपके साथ बुरा भी बिहेव करते हैं, उनको कैसे डील करना है यकीनन वो घर में बैठ के नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है हर चीज़ में तवाज़ुन कायम रखना चाहिए कि किस हद तक अहम है और किस हद तक अहम नहीं है, आप कितना मैनेज कर सकती हैं। और अगर बच्चा स्कूल जा भी रहा है तो स्कूल में क्या चल रहा है आपको ये पता होना चाहिए। बाज़ औक़ात पूरा साल गुजर जाता है, पेरेंट्स साल के बाद जाते हैं, बाज़ औक़ात 2-2 3-3 साल स्कूल नहीं जाते, फीस जमा करा देते हैं, बच्चा गया आया और किसी दिन बैठ के उन्होंने देखा बच्चा 2 क्लास में पढ़ रहा है, 3 में पढ़ रहा है, जी उसको अपना नाम मुश्किल से लिखना, उसमें भी वो मिस्टेक कर रहा है। इसके अलावा वो कुछ भी नहीं लिख सकता। सोचो वो इतने सालों से स्कूल जा रहा है और वो इस काबिल में नहीं है कि वो थोड़ा-सा भी लिख सके या रीडिंग कर सके। तो ये फिर हमें सोचना चाहिए कि हम कहाँ पे खड़ी हैं और हम कैसा रोल प्ले करें। अच्छा, स्कूल जाने की एग्ज़ैक्ट एज आप
क्या रिकमेंड करेंगी माओ को कि बच्चे को इस एज में स्कूल भेज देना चाहिए? मैं तो कहती हूँ कम से कम 4 साल तक इंसान करे। 4 बाकी से साल जितनी तक। मर्जी, वरना तो एग्जैक्टली। देखते माशाल्लाह अब 2.5 पौने 3 साल के बच्चे भी जा रहे हैं या 3.5 के भी जा रहे हैं, लेकिन कम से कम 4 साल। 4 हमें साल। हम तो 5 साल के कहते हैं, मुझे लगता है वो तो खैर पौर ही जाएगी लीची, लेकिन अब मुझे नहीं लगता हम माएँ वो 5 साल वाला वेट सीख, करें। जबकि हमने भी सब कुछ सीख लिया। हम भी सोसाइटी में बड़ा अच्छा सर्वाइव कर रहे हैं, बिल्कुल। का शुक्र है। लेकिन ये है कि कम से कम 4 साल बच्चे को थोड़ा-सा अपनी मासूमियत को एन्जॉय करने दें। अच्छा, मैं ज़बाहत एक पंजाबी वाला सवाल करना चाह रही हूँ। जो बच्चे पंजाबी बोलते हैं, माएँ या घर में कोई ऐसा बुरा अफ़राद होता है जो बच्चे से पंजाबी में बात कर लेता है, तो अक्सर वालिदैन बहुत माइंड करते हैं और वो बच्चा इतना कॉम्प्लेक्स में चला जाता है कि भई मैं ये पंजाबी क्यों बोल रहा हूँ? ये आपने बहुत खूबसूरत सवाल किया है। यूँ समझ लीजिए मेरा दिल चाहता है मैं हर चौक पे ये सवाल लगवाऊँ और इसका जवाब लिखवाऊँ। ये इतना खूबसूरत सवाल आपने किया। आप यूँ सोचिए, हम अपनी जितनी भी हमारा कल्चर है, हमारी तहज़ीब है, हम उसको अपने हाथों से मार रहे हैं, पैसे पार रहे हैं। सबसे बुनियादी चीज़ों में आपका खाना आ जाए, जो हमारे कल्चर या हमारे तहज़ीब का जो हिस्सा होता है, खाना आ जाए, लिबास आ जाए, उसके बाद हमारी बोली आ जाए। ये हमारा हम बता रहे हैं कि हम कहाँ से आए हैं और हमें क्या आता है, क्या आता है। अब आप ये देखिए, हम अपनी कितनी बड़ी शिनाख्त, जो हमारी पहली बोली है, जो हमारी मदर टंग है, जो हमारी लोकल ज़बान है, हम उसको जड़ से ख़त्म कर रही हैं। अब हमारी पंजाबी हो जाए, सिंधी हो जाए, पश्तो हो जाए, उर्दू हो जाए, सराइकी, जो हमारी जो लोकल है वो सारी की सारी उर्दू में शामिल हो रही हैं। हर बंदा अपने बच्चों को उर्दू करा रहा है। हुँ। हमने अपनी लोकल लैंग्वेजेस ही फर्स्ट टाइम घर में सीखी थी। उसके बाद जैसे स्कूल जाने लगे, अपने नेबर से बच्चों के साथ खेलते थे, हमने उर्दू सीखी और फिर स्कूल में आगे जाके हमने इंग्लिश भी सीखी। और एग्ज़ैक्टली। आज हमें तीनों ज़बानें आती हैं, ठीक है? बगैर किसी एफर्ट के, मतलब हमारी ग्रोथ का हिस्सा था, हमारी परवरिश का हिस्सा था और हमने खुद ब खुद वो डेवलपमेंट में हमने यही सीख ली, बगैर किसी मेहनत के। अब जो बच्चे आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो उर्दू बोल रहे हैं और उसके बाद वो इंग्लिश में जा रहे हैं। उनकी तीसरी ज़बान ख़त्म हो रही है। हाँ। ठीक है? अच्छा, अब मज़े की बात, तो ज़बान क्यों अहम है? एक तो हमने कल्चरल एक उसका एस्पेक्ट देख लिया। बाहर के मुल्कों में जहाँ अंग्रेज़ी बोली जाती है, वहाँ पे दूसरी ज़बान सब्जेक्ट के तौर पे आपको लाज़मी पढ़ना पड़ती है। आपको फ्रेंच पढ़ना पड़ती है या स्पेनिश पढ़ना पड़ती है, जबकि आपके मुल्क में वो ज़बान जैसे हमारे मुल्क में सब्जेक्ट है इंग्लिश का, और अगर हम उसमें कोई गलती भी कर लेते हैं तो ये हमारी अपनी ज़बान नहीं है। फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, देखा हाँ। जाए हमारे लिए थर्ड लैंग्वेज। और इसमें कोई एम्बैरेस फील नहीं करना चाहिए कि अगर आपको नहीं आती है तो। और आप ये यकीन करें, आप उस तीसरी ज़बान में भी कम्युनिकेट कर लेते हैं, हाँ। वो भी 100% ना। हाँ। आप अंग्रेज़ों के पास चले जाएँ, उनके पास एक ही लैंग्वेज। एक एग्ज़ाम। अच्छा, वहाँ पे अब दूसरी ज़बान क्यों मुतारिफ़ कराई गई है? यानी इंग्लिश तो वो बोलते हैं और ज़बानें क्यों कही गई है कि ये लाज़मी सिलेबस का हिस्सा है? इसलिए कि उन्होंने रिसर्च की है कि जो बच्चे ज़्यादा ज़बानें बोलते हैं वो ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। ओके। उनके दिमाग के पैटर्न ज़्यादा एक्टिव होते हैं, वो ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हैं और वो हमेशा हाई स्कोर करते हैं। तो ये चीज़ देख के उन्होंने सेकंड लैंग्वेज किया और हम जिसके पास सब कुछ मौजूद है, हम खुद ही ख़त्म कर रहे हैं। खुद ही ख़त्म कर रहे हैं। और ये हम अपनी कंट्री को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमें अपनी कंट्री की ज़ुबान ही नहीं आती है? और दूसरी बात ये कि ज़बानें, वो कहते हैं एक आप कमरे में बंद हैं और कमरे के मुख्तलिफ हिस्सों पे खिड़कियाँ लगी हैं। कहते हैं ज़बानें मुख्तलिफ खिड़की हैं। अगर आपको एक ज़बान आती है तो आप एक व्यू देख सकते हैं। अगर आपको 2 ज़बानें आती हैं तो आप 2 मुख्तलिफ व्यूज़ देख सकते हैं। अगर 3 आती हैं तो समझिए 3 खिड़की हैं। तो जितनी वो खिड़कियाँ बढ़ती चली जाएँगी, आप दुनिया को उतने बेहतर तरीके से देख पाएँगे। माएँ बहुत माइंड करती हैं। और मुझे इंग्लिश को इतना मॉडर्न समझा जाता है कि स्कूल्स में भी ना इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चे को डालना है, क्योंकि उसमें इंग्लिश सिखाई जाती है। और उर्दू में बच्चे इतने कमज़ोर होते हैं कि उनको उर्दू आती नहीं है, वो उर्दू में ही फ़ेल हो रहे होते हैं। बिल्कुल सही आपने कहा है, वो इंग्लिश में बच्चा बहुत बेहतर कर रहा है, उसे उर्दू में ऐसे फिर प्रॉब्लम आ इंग्लिश में इतने अच्छे नंबर ले रहे होते हैं और उर्दू में फ़ेल हो रहे होते हैं। है। लेकिन ये कि ये एक सोचने वाला मरहला है, जिसे हमें सोचना है कि हम क्या चाहते हैं। अब आप एग्ज़ैक्टली। ये सोचिए, हमें इंग्लिश बहुत ज़्यादा बड़ी लग रही है। आई नो वो एक इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है, मैं उसकी अहमियत से इनकार नहीं कर रही। बिल्कुल। लेकिन बाहर के मुल्कों में तो सिंपल इंग्लिश बोलते हैं। बिल्कुल। तो आप अपने आप को उस लेवल पे मत लेके आप एग्ज़ैक्टली। उससे बहुत बेहतर हैं, क्योंकि आपको और ज़बानें भी आती हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मिस अबाहत, आपने इतना कीमती टाइम दिया और इतनी अच्छी-अच्छी आपने बातें कही हैं। मुझे लगता है कि देखने वाली जो ऑडियंस है ना, स्पेशली माएँ, उनको कहीं न कहीं जो उनके सवाल में जो मिथ्स हैं उनके दिमाग में कि ये चीज़ इस तरह है, ये चीज़ इस तरह है, वो क्लियर हो गई होंगी। अगर नहीं हुई होंगी तो कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर सवालात शेयर करिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम आपके सवालों का ज़रूर जवाब देंगे एक नए गेस्ट के साथ, नए सवालात के साथ। अब तक के लिए अपनी होस्ट आतिका शेख को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।